हेलो नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ सैरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ये दो पार्ट्स में हमारे पास। जब आपको दो वेरिएबल दिए जाएं, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और जब आपके पास कितने वेरिएबल्स हो, थ्री वेरिएबल्स, राइट। दोनों को सेम तरीके से कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंट मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखिएगा, जब टू वेरिएबल्स आता है या थ्री वेरिएबल्स आता है, कोई सा भी वेरिएबल्स हो, आपके पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, कैलकुलेशन निकालने के। ठीक है, पहला तो ये है कि हम चेक करें क्रैमर्स लॉ से, और दूसरा है हम कंसिस्टेंसी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। दोनों में से आप कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। आप कंसिस्टेंसी से चेक कर पाएंगे कि सिस्टम कैसा है, लेकिन क्रैमर रूल से आप सॉल्व कर पाएंगे कि सिस्टम कैसा है और उसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी एक्स वाई जेड की। क्लियर है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो इक्वेशंस दी जाती है एक्स वाई जेड के रूप में दी जाती है, वो एक सिस्टम होता है पूरा समीकरण का। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल और थ्री वेरिएबल, दो प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे हम एक क्रैमर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एक्स वाई जेड निकल कर बाहर आएंगे, और हम कंसिस्टेंसी अप्लाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ए और सी वाला, जिसमें हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी दोनों के लिए रैंक ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं या रैंक ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं। उस मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम कैसा सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक अद्वितीय हल रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, या किसी प्रकार का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि कई बार पेपर में ऐसा प्रश्न आता है कि एक तीन समीकरण आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन रखेगा। फर्स्ट ऑप्शन होता है अद्वितीय सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन होता है कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा, या फोर्थ ऑप्शन होता है नन। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें चेक करना पड़ता है रूल के हिसाब से, भाई कैसा सिस्टम सॉल्यूशन रख रहा है। वो तो हम कंसिस्टेंसी से बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है क्रैमर्स लॉ। पहले हम दो वेरिएबल के लिए देखेंगे क्रैमर्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, वहां से एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और एक है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो x और y का मान क्या होता है, देखिएगा, x का मान तो होता है d ऑफ x अपॉन d, और y का मान होता है d ऑफ y अपॉन d। अब d नीचे आ रहा तो स्वाभाविक है कि d का जो मान होगा ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी x और y कैलकुलेट होंगे। पहली बात तो यहां मैं पहला पॉइंट लिख देता हूं, जब व्हेन d नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में सुसंगत, मतलब सिस्टम कोई ना कोई सॉल्यूशन रखेगा, राइट, सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, अद्वितीय हल रखेगा। कि डी नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और अद्वितीय हल इसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हल रखेगा। यदि x और y का मान आप ज्ञात करना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा, और आपने वहां देखा कि d जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, तो सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट सुसंगत होगा, और सॉल्यूशन कैसा रखेगा, अद्वितीय यूनिक रखेगा। जैसे 1 और 2 आ गया, कभी भी सॉल्व करोगे तो 1 और 2 आएगा, उसे कहते हैं अद्वितीय हल। डी क्या है, डी यहाँ पर होता है गुणांक मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई के जो गुणांक आते हैं वो वाली मैट्रिक्स होती है, a1 b1 a2 b2। dx क्या होता है, dx का मतलब होता है, देखो जब x ज्ञात कर रहे हो dx, तो x वाला जो गुणांक है उसे हटा दो, उसकी जगह ये c1 c2 लगा दो, c1 c2, ये एज इट इज रहेगा दूसरा वाला कॉलम। और जब आप dy ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, y वाले गुणांक हटा दो,
इसकी जगह C1 C2 लगा देंगे तो A1 A2 और C1 C2। जब आप कैलकुलेशन करते हैं x और y का मान निकालते हैं तो ये कैपिटल D ये है, dx की वैल्यू ये वाली आएगी और dy की वैल्यू वो वाली आएगी। इस तरह x और y निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा कि जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और अद्वितीय हल देगा, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन कभी नहीं देगा, एक सिंगल सॉल्यूशन आएगी। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बनते हैं और नो सॉल्यूशन भी बनता है। वो किस कंडीशन में बनते हैं वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। देखिएगा यहाँ पर सेकंड कंडीशन ये है कि d जो है आपका वो इक्वल टू 0 आ जाए, साथ में dx dy ये भी 0 आ जाए, तो ये अनंत सॉल्यूशन बनाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाएगा, अनंत हल होंगे। एक्स वाई के बहुत सारे मान निकलेंगे जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, कब? जब d 0 आ रहा है और dx dy भी 0 आ रहे हैं तो वो अनंत हल रखेगा। सेकंड थर्ड पॉइंट, ये सिस्टम नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में रखेगा? जब कोई हल ही नहीं निकलेगा। ये बनता है d इक्वल टू 0 आना चाहिए और dx dy ये नॉट इक्वल टू 0 आने चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गए तो सिस्टम क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन आपके पास है जब d इक्वल टू 0 होता है और dx dy जो है, d इक्वल टू 0 होता है, dx और dy जो है वो 0 हो जाए तो वो अनंत सॉल्यूशन रखेगा। और थर्ड आता है d इक्वल टू 0 आ रहा है लेकिन dx dy जो है वो 0 नहीं आ रहा है। क्लियर है? और अगर d नॉट इक्वल टू 0 आता है, पहला पॉइंट, d नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे? अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करते हैं? जैसे आपके पास समीकरण दी गई है a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और इसी तरह से a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ऐसे आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना? कैसे होता है? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ax बराबर b। ए कौन है यहाँ पर? ए है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वो आते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x क्या होता है? x वेरिएबल मैट्रिक्स होता है। कितने वेरिएबल हैं आपके पास? 3 वेरिएबल हैं तो एक्स वाई जेड लगा दिया। b क्या होता है? b कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है जो इक्वल में लिखे हुए हैं यहाँ पर d1 d2 और d3। राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये a बन गया, ये x बन गया, ये b बन गया। जब हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो हम मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स c को एक साथ लिखते हैं, मतलब a और b को मिलाकर c लिख देंगे हम, कैपिटल C। कुछ इस प्रकार से a मैट्रिक्स आएगी और b मैट्रिक्स आएगी। जो c मैट्रिक्स बनेगी वो क्या कंप्लीटली क्या बन जाएगी? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और d1 d2 d3। देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दी है। ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रहा है कि इसके लेफ्ट में जो है वो ए मैट्रिक्स है और पूरी की पूरी सी मैट्रिक्स है। अगर हम इस पूरी मैट्रिक्स के लिए रैंक कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं और सपोज कीजिए ये C3 B3 और A3 ये तीनों 0 आते हैं लेकिन D3 0 नहीं आता है, तो आप जरा सोचिए अगर मैं ये वाला कॉलम हटा दूं और ये तीनों 0 हैं तो आप क्या बोलोगे? जो मैट्रिक्स ए है अंदर ये वाली, इसका रो 3 0 है, मतलब रैंक क्या आएगी? लेस देन 3 आएगी। और अगर ये 0 नहीं है D3 तो पूरा की मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं
तो आप बोलोगे सी की जो रैंक आएगी वो नंबर ऑफ रो आएगी, 1 2 3, वो 3 आएगी। तो ए की मैट्रिक्स ए की रैंक तो आ रही है लेस देन 3, और मैट्रिक्स सी की रैंक आएगी इक्वल टू 3, दोनों सेम नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं कि रैंक सी रैंक ए के इक्वल है नहीं है, क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से हम चेक करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर दोनों की रैंक सेम है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, दोनों की रैंक सेम नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सुसंगत। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है सॉल्यूशन के लिए। यहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे और यूनिक सॉल्यूशन। ये तीन ही प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी अगर है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, पहली बात। अब कंडीशन देखते हैं, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। अननोन का मतलब है कि एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, चर तीन है तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड एस भी आ रहा है, यहाँ 4 आएगा। क्लियर। तो सिस्टम कैसा होगा, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आएगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, अद्वितीय हल बनेंगे। कैसे, अद्वितीय हल, राइट। सेकंड, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो आ रहा है लेकिन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। मैं वेरिएबल लिखना उचित समझूंगा अननोन की जगह। अननोन या वेरिएबल बात तो एक ही होती है वैसे तो, समझे आप। अननोन मतलब जो आपके पास एक्स वाई जेड अज्ञात होते हैं वो होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है ये अनंत सॉल्यूशन देगा, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। आगे बात समझ में। और अगर लास्ट कंडीशन जो है इसकी वो ये आती है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी आ जाए तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन होती है आपके पास, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, या कोई हल नहीं आएगा। तो अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है तो यानी एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी इक्वल तो है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, ये 3 आ रहा है, ठीक है, और रैंक आ रही है ए और सी की 2 या 1, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट, अनंत सॉल्यूशन आएंगे। एक्स के जो मर्जी आए वो मान आएंगे। और अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल नहीं आती है तो यही क्लियर हो जाएगा कि कोई सॉल्यूशन सिस्टम रखता ही नहीं है, कभी एक्स वाई जेड के मान नहीं आएंगे। क्लियर।